प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहला पाठ वर्षा ऋतु जो कि एक कविता है इसको पढ़ा, इसका भावार्थ समझा। हमने इसकी पूरी कविता अपनी नोटबुक में लिखी है, शब्दार्थ लिखा है, चित्र बनाया है। हमने मौखिक प्रश्न कल हल किए थे, आपको याद होगा, और हमने लिखित प्रश्नों को आपको समझाया, बताया। मैंने इसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे भी भेज रखी है, तो बच्चे वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अब आज हम अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पाठ 1 वर्षा ऋतु जो आप देख रहे हैं, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमने कविता करी, कविता के बाद हमने शब्दार्थ भी किया था, आपको याद आया। और आज हमने मौखिक भी किया था प्रश्नोत्तर। तो हम एक बार मौखिक दोहरा लेते हैं, फिर लिखित एक बार दोहरा लेते हैं, और फिर हम अपने अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे आज से। हाँ तो बच्चों, हमारा मौखिक प्रश्न हम एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने बताया है कि अभ्यास करने से, रिवीजन करने से हम कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर किसी बच्चे का वीडियो मिस हो गया होगा या नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है? तो इसका उत्तर है, बरसात का मौसम गर्मी के मौसम के बाद आता है। जड़ जीवों को किससे छुटकारा मिल गया है? जड़ जीवों को लू से छुटकारा मिल गया है। पेड़ों पर बरसात का क्या असर हुआ? पेड़ों पर बरसात का क्या असर हुआ? बरसात आने पर पेड़ों के रग रग में नया जोश आ गया। बरसात आने पर पेड़ों के रग रग में नया जोश आ गया। अब हम इसके लिखित प्रश्न भी दोहरा लेते हैं। हमने कर रखे हैं, करवाए हैं, फिर भी मैं इसको एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? ये हमने किया था बच्चों। इस प्रश्न को आपको 2 जगह करना है, फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो हमारी बुक पे स्पेस बना हुआ है, दूसरा हमारी नोटबुक पे लिखित है, लिखित प्रश्न उत्तर है। तो ये नोटबुक पे भी करना है और बुक पे भी दिख रहा है, स्पेस बना हुआ है। तो ये, और बुक पे पेंसिल से करना है, नोटबुक पे भी पेंसिल से करना है। और ज़रा डार्क पेंसिल यूज़ करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे जब क्लिक करके फ़ोटो भेजते हैं तो फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। लाइट कलर का पेंसिल साफ नहीं दिखता है, ठीक है ना? तो डार्क कलर का पेंसिल यूज़ करना है। बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? बरसात का मौसम आने पर चारों ओर हरियाली दिखता है। अरे फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? बरसात का मौसम आने पर चारों ओर हरियाली दिखती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा ऋतु में आसमान कैसा दिखता है? उत्तर है, वर्षा ऋतु में आसमान काले बादलों से भरा दिखता है। ये मैंने इसको व्हाट्सएप में भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, हमारा ग प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सा फूल सुंदरता बिखेरता है? वर्षा ऋतु में कौन सा फूल सुंदरता बिखेरता है? तो लिखेंगे, वर्षा ऋतु में गुल मेहंदी का फूल सुंदरता बिखेरता है। वर्षा ऋतु में गुल मेहंदी का फूल सुंदरता बिखेरता है। वर्षा ऋतु में नदियाँ, पर्वतों और झरनों में क्या बदलाव आता है? हमारा घ प्रश्न है, वर्षा ऋतु में नदियों,
नदियाँ, पर्वतों और झरनों में क्या बदलाव आता है? हम इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु में नदियों का वेग 2 गुना हो जाता है, पर्वत धुलकर साफ हो जाते हैं और झरनों की धुन मन को अच्छी लगती है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ बच्चों। बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? बरसात का मौसम आने पर चारों ओर हरियाली दिखती है। वर्षा ऋतु में आसमान कैसा दिखता है? वर्षा ऋतु में आसमान काले बादलों से भरा दिखता है। वर्षा ऋतु में कौन सा फूल सुंदरता बिखेरता है? वर्षा ऋतु में गुलमेहंदी का फूल सुंदरता बिखेरता है। वर्षा ऋतु में नदियाँ, पर्वतों और झरनों में क्या बदलाव आता है? वर्षा ऋतु में नदियों का वेग 2 गुना हो जाता है, पर्वत धुलकर साफ हो जाते हैं और झरनों की धुन मन को अच्छी लगती है। तो बच्चों ये हमने कर रखा था, फिर भी मैंने बता दिया ताकि हम लोग इसको रिवाइज़ कर लें। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं होगा। अभ्यास कैसे करते हैं? क्या बोल के ही करते हैं? नहीं, लिख के करना है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़, जो आर्टिस्ट होता है ड्राइंग बनाने वाला, वो चित्र बनाता है, ड्राइंग बना के प्रैक्टिस करता है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चन को सॉल्व करता है, रफ कॉपी में सॉल्व करता है। उसी तरह हम लोग भी क्वेश्चन को बोल करके और लिख करके याद कर सकते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं, वो दौड़ते हैं। अगर वो रनर है तो दौड़ेगा सुबह शाम। ठीक है। अगर वो क्रिकेट का प्लेयर है तो प्रैक्टिस करेगा, खेलेगा। बॉक्सिंग प्लेयर भी तुमने देखा होगा, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। आपको लिखना भी है, केवल बोलने से याद नहीं होता। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। हवा के झोंकों से कौन सा फल टप टप गिरता है? तो हमने पढ़ा था कि आमों के बाग में आम गिरता है। तो कौन सा फल लिखेंगे बच्चों? आम। तो आम के बाद जो बॉक्स बना हुआ है उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है। जामुन नहीं था, लीची नहीं था, सही उत्तर इसका था आम। आगे चलते हैं, इस ख भाग पे चलते हैं। किसका बहाव दुगुना हो जाता है? हमने कविता में पढ़ा था कि नदियों का बहाव, वेग दुगना हो जाता है। तो नदियां हैं, कौन सा? झरनों का नहीं है। तालाब का, ये भी गलत है। नदियों का, ये सही है। तो हम इसको टिक करते हैं, नदियों का। वर्षा ऋतु में कैसी हवा चलती है? हम जानते हैं वर्षा ऋतु में गर्म लू नहीं चलती। गर्म लू तो गर्मी के मौसम में चलती है। आंधी कभी चलती है, कभी कभी चलती है जब बादल आते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा शीतल पुरवाई चलती है। शीतल पुरवाई के बच्चों क्या अर्थ होती है? शीतल का मतलब ठंडी, पुरवाई मतलब पूरब दिशा से चलने वाली हवा। तो पूरब दिशा से चलने वाली ठंडी हवा को पुरवाई बोलते हैं। तो सही उत्तर शीतल पुरवाई। तो हम इसको टिक करते हैं।
तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हवा के झोंकों से कौन सा फल टप टप गिरता है? सही उत्तर है आम। किसका बहाव दुगना हो जाता है? इसका सही उत्तर है नदियों का। ग। वर्षा ऋतु में कैसी हवा चलती है? उत्तर है शीतल पुरवाई। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से पढ़ो और समझो। तो पेड़, ध्यान से देखना है इसको, ये समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब एक समान अर्थ वाले। इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ को हम वृक्ष और तरु दोनों ही बोल सकते हैं। पेड़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? वृक्ष और तरु। उसी तरह फूल का अर्थ सुमन और पुष्प। तो ये समानार्थी, एक समान अर्थ हैं इनके। चाहे हम फूल बोलें, चाहे हम सुमन बोलें, चाहे हम पुष्प बोलें। ठीक है, और भी बड़ी क्लासों में और भी होते हैं, जैसे कुसुम, वो भी फूल का ही नाम होता है। हम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने बुक वाला ही दोहरा लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि समान अर्थी शब्द क्या होते हैं। समान अर्थी शब्दों का अर्थ एक समान होता है। उनको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा है हवा। हवा को पवन बोला जाता है। ठीक है, हमने अपनी कविता में भी देखा था पवन का अर्थ क्या होता है? हवा। और उसके बाद वायु का भी अर्थ क्या होता है? हवा। ठीक है, दूसरा है पर्वत मतलब पहाड़, गिरी। तो पर्वत का क्या अर्थ होता है? पहाड़ और गिरी। बादल का समानार्थी क्या है? मेघ और घन। सूरज का समानार्थी है रवि और दिनकर। तो ये बच्चों, ये शब्द मैंने बताया था, ये समान अर्थी शब्द हैं। इनका अर्थ एक समान है। हिंदी में इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आज हमने ये जाना कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पेड़ को हमने क्या बोला? वृक्ष भी बोल सकते हैं, तरु भी बोल सकते हैं। इनका अर्थ एक समान है। तरु का भी अर्थ पेड़ होता है, वृक्ष का भी अर्थ पेड़ होता है। फूल को हम सुमन भी बोल सकते हैं, पुष्प भी बोल सकते हैं। तो सुमन का अर्थ भी फूल है, पुष्प का भी अर्थ फूल है। तो इनके अर्थ समान हैं। जब अर्थ समान हुए तो इन शब्दों को समानार्थी भी बोलते हैं। और मैंने आपको एक और नाम बताया, पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हवा का पवन और वायु। हवा का क्या होता है? पवन और वायु। जैसे आपने सुना होगा, हनुमान जी को बोलते हैं पवन पुत्र। ठीक है, पवन पुत्र मतलब पवन देवता हैं, उनके पुत्र को पवन पुत्र इसीलिए बोला जाता है हनुमान जी को। वायु, आपने सुना होगा वायुसेना। एयरफोर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुसेना। ठीक है, तो वायु का अर्थ क्या होता है? हवा। ठीक है,
अगला है पर्वत। पर्वत का अर्थ है बच्चों पहाड़ और गिरी। तो हम तीनों का अर्थ एक समान है। बादल, बादल, मेघ, घन, समानार्थी में क्या बोलेंगे? मेघ बोलेंगे। मेघ का भी अर्थ बादल ही है। घन बोलेंगे, घन का अर्थ भी बादल ही है। सूरज, रवि, दिनकर। रवि भी बोलते हैं, दिनकर। तो ये इसका बच्चों एक चीज़ हमने ध्यान दिया कि समानार्थी का फिर फ़ायदा क्या हुआ? हम इतने सारे अर्थ लेके कहीं, इतने सारे शब्द लेके कहीं भूल ना जाएं, गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका अर्थ क्या हो? इतने सारे समानार्थी क्यों होते हैं? क्या इसका कोई फ़ायदा होता है? क्या इसका कोई लाभ है? हाँ, लाभ है। हमारा जितना ज़्यादा शब्द होंगे हमारी भाषा उतनी अच्छी होती है। जैसे कवि है, अगर कवि को 1 या 2 रंग दे दिया जाए, या चित्रकार को, पेंटर होता है, अगर उसको 1 या 2 रंग दे दिया जाए उतना अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा। उसी तरह अगर कवि को कुछ ही शब्द दे दिए जाएं तो अपनी कविता उतनी अच्छी नहीं लिख पाएगा। तो क्या करते हैं कवि? बहुत सारे शब्दों में से चुन चुन के कविता बनाते हैं। तो उनकी कविता लय में, धुन में और अर्थ में बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए समानार्थी शब्द बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए इसको व्याकरण का हिस्सा रखा गया है, इसको हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो आज हमने समानार्थी शब्दों का उपयोग भी जाना कि हम अगर एक से अधिक समानार्थी जानते हैं तो उसका हम अलग अलग जगह उपयोग करके भाषा को सुंदर और रोचक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, है हमारा, पढ़ो, समझो और चुनकर लिखो। जैसे बरसात, मैंने बताया बरसात कैसी लगी हमें कविता में, सबको कैसी लगी? सुहानी, मन को भाने वाली, मन को अच्छा लगने वाली। सुहानी का क्या अर्थ होता है? मन को अच्छा लगने वाली। हमको क्या करना है बच्चों? ये शब्द दे रखे हैं हमें। कौन कौन से शब्द दिए हैं? गरम, सुंदर, नया, सुहानी, प्यासी, घनघोर, शीतल। इन शब्द को चुन के हमें लिखना है, बनाना है। तो ये शब्द असल में क्या है? ये सब विशेषण हैं। हम आगे बड़े क्लास में पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। तो बरसात का विशेषण सुहानी लगती। ठीक है, तो हमने एक कविता से लिखी, तो सुहानी बरसात। अब घटा, हमारा दूसरा प्रश्न है घटा। दिख रहा है बच्चों घटा? तो घटा कैसे है? हमें कविता से मिला। घटा कैसे है? घनघोर, बहुत। घनघोर का अर्थ क्या होता है? बहुत घना। तो जैसे घने बादल आ जाते हैं, घटा का अर्थ तो बादल होते हैं। बरसात में काले काले बहुत से बादल आ जाते हैं, इतने घने होते हैं कि सूरज को भी ढक लेते हैं। तो इसीलिए घटा को क्या कहा जाता है? घनघोर घटा। ठीक है, तो हमने इसको लिखेंगे घनघोर। हाँ, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? जैसे सुहानी बरसात, घनघोर घटा। घनघोर लिखते हैं,
तो घटा क्या है? घनघोर। घटा क्या था? घनघोर। अब धरती पे चलते हैं। धरती कैसी थी? हमने कविता में देखी थी, जब वर्षा ऋतु नहीं आई थी तो धरती प्यासी थी। उसके तालाब सूख रहे थे, नदियों का जो वेग था, बहाव था, कम हो रहा था। तो धरती, हमारी कविता में धरती को क्या बताया गया है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में प्यासी धरती। हमें प्यासी शब्द दिया है, हम लिखेंगे प्यासी धरती। तो लिखेंगे प्यासी धरती। अगले पे चलते हैं। हमारा अगला है पुरवाई। पुरवाई को हमने अभी किया था, बताया था आपस को। पुरवाई कैसी होती है? शीतल होती है। कैसी होती है? शीतल। शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडी। तो हम लिखेंगे शीतल पुरवाई। क्या लिखेंगे बच्चों? शीतल पुरवाई। शीतल पुरवाई। अब अगला है हरियाली। हरियाली, तो हरियाली को हम लिखेंगे, कैसी हरियाली लगती है बच्चों? सुंदर लगती है। हरियाली कैसी लगती है? सुंदर होती है। हमारी कविता में भी है, कविता की पंक्ति में बताऊं, सुंदर हरियाली छाई है। तो हरियाली कैसी होती है? सुंदर, सबको अच्छी लगती है। इसीलिए हम लोग बाग बगीचे में जाते हैं। पेड़ पौधों के पास हम क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि वो हरियाली हमें सुंदर लगती है, हमारे मन को भाती है, अच्छी लगती है। तो हम लिखेंगे सुंदर हरियाली। सुंदर हरियाली। अब आगे चलते हैं। जोश और झकोरे, दो शब्द बच गए हैं हमारे। तो जोश कैसा होता है? कविता में क्या बताया था कि पेड़ पौधों में क्या आ जाता है? जोश, नया नया जोश आ जाता है। नया शब्द हमें दिया भी है, तो हम लिखेंगे नया जोश। नया जोश। झकोरे, झकोरे क्या होते हैं? हवा को बोलते हैं। हवा को झकोरे बोलते हैं। कविता में दिया हुआ है कि गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में क्या है? गर्म झकोरे चलते हैं। उसी को लू भी बोला जाता है। गर्म झकोरे का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है बच्चों? लू। लू वो गर्म हवा होती है जो गर्मी के मौसम में चलती है। तो हमारे कविता में दिया हुआ है गर्म झकोरे, तो और गर्म शब्द भी दिया है हमें, तो हम इसको लिखेंगे गर्म झकोरे। तो केवल झकोरे लिखा है, गर्म लिखते हैं। गर्म झकोरे। तो इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या क्या दिया है। सुहानी बरसात, घनघोर घटा, प्यासी धरती, शीतल पुरवाई, सुंदर हरियाली, नया जोश, गरम झकोरे। सुहानी बरसात, घनघोर घटा, प्यासी धरती,
शीतल पुरवाई, सुंदर हरियाली, नया जोश, गरम झकोरे। हमारा अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखो। तो ये तुक क्या होता है बच्चों? तुक मतलब मिलते जुलते ध्वनि वाले। तुक का अर्थ होता है मिलते जुलते ध्वनि। ठीक है, इसमें अर्थ नहीं मिलाना है हमको। क्या मिलाना है? तुक का अर्थ होता है ध्वनि। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। हिंदी में बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। इनकी ध्वनि मिलती जुलती है। ठीक है, जैसे होश। होश का क्या अर्थ होता है? अरे अर्थ नहीं लिखना है, इसका तुक हमें बनाना है। होश का, जोश का होश। ये होश हमारे कविता में भी था ये शब्द। आगे चलते हैं। जोश का होश, मारे सारे। हम बोलते हैं ना सारे बच्चे आ जाओ, तो मारे सारे, इनका तुक मिल रहा है। मारे सारे, जोश होश, जोश होश। दल बल होता है ना, दल बल मतलब ताकत, दल मतलब ग्रुप। ठीक है, समूह। दल का मतलब क्या होता है? समूह। और बल का मतलब ताकत। ये इनके तुक कितने मिलते हैं? दल बल, दल बल। आम शाम, नाम होता है, नाम आम शाम। इनके तुक कितने अच्छे मिल रहे हैं। बोलने में भी लगता है कि हाँ ये तो एक जैसे हैं, ध्वनि के हिसाब से एक जैसे, अर्थ नहीं। इनका केवल ध्वनि मिल रहा है। ठीक है, अर्थ नहीं मिलाना हमको। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। समान तुक वाले शब्दों का जो ध्वनि है, बोलते समय उच्चारण लगभग एक जैसा मिलता है। इनका उसको बोलते हैं तुक मिलना। हमें अर्थ नहीं मिलाना है। तो जैसे आम का मैंने बताया, आम, नाम, शाम, राम, तो ये शब्द क्या है? समान तुक वाले शब्द। हमको एक एक तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे घटा, हटा, सुख, रुख, शीतल, शीतल। शीतल एक हिरन को बोलते हैं बच्चों। जंगल में हिरन रहता है, एक खास प्रकार का एक प्रजाति है, उसको शीतल बोलते हैं। धुन, सुन, तो ये सब मिल रहे हैं। इनके तुक मिल रहे हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं। जोश का होश, मारे सारे, दल बल, आम शाम, घटा हटा, सुख रुख, शीतल शीतल, धुन सुन। ये बहुत आसान था। तो इसको आपको लिखना है। मैंने असल में इसका फ़ोटो क्लिक करके भी भेज रखा है। तो पहले इसको समझना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस कॉपी में लिख लिया, बुक में लिख लिया, हमारा काम पूरा हो गया। आपको इसको समझ के लिखना है। मैं इसीलिए दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग इसको फिर से ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से मैं बोल देता हूँ समान तुक वाले। जोश होश, मारे सारे, दल बल, आम शाम, घटा हटा, सुख रुख, शीतल शीतल, धुन सुन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो ये तुक वाले शब्द आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है।